आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि कुछ माइक में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो काफ़ी दूर तक आपका अराउंड 40 मिनट तक आपका साउंड थोड़ा आपका दबा दबा सा आएगा, तो प्लीज़ वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने रिकॉर्ड किया है और उसके बाद आपका साउंड क्लियर रहेगा। वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि हमने हमेशा आपको जैसा प्रॉमिस किया है कि क्वेश्चंस बाहर नहीं आ रहे, तो जितना आपको पढ़ाया गया बस उतना कर लीजिएगा। जय हिंद, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने हमेशा कहा है ये चैनल जो चीजें आपके लिए लाभदायक है वो आपके सामने हमेशा लेके आएंगे। एक चीज हमने हमेशा कहा आपको, बिहार में आपको दरोगा बनना है, चाहे आपको बिहार पुलिस निकालना है, चाहे आपको बीपीएससी निकालना है, मैथ्स और रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, अगर मैं कहूं कि अगर आपका मैथ्स का बेसिक भी स्ट्रांग है तो आपका बिहार पुलिस कंफर्म है। हर किसी ने 40 से 45 क्वेश्चन पक्का है कि बनाया होगा, 50 तक तो सबने बनाया होगा, और जो 7 से जो 8 क्वेश्चंस आपके जो मैथ्स के आ रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट, और बस इसके लिए हमने 2 वीडियो बनाया था, ठीक है, 2 वीडियो हमने बनाया था। अगर आप जाओगे, ठीक है, मैथ्स का फोल्डर में सिर्फ 2 वीडियो हमने बनाया था। 7 अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो 7 का 7 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। आज भी 16 जुलाई 20 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है उसके पेपर में सॉल्व करूंगा। आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, 99-100% क्वेश्चन सिर्फ इस 2 वीडियो के कंसेप्ट पे बेस है, क्योंकि ये जो 2 वीडियो हमने बनाया था आपका जो इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसका पीवाईक्यू एनालिसिस के हिसाब से बनाया था। जीएस का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जीएस का जो बेसिक क्वेश्चन है जो हर बुक में, उसको हमने प्रूफ के तौर पे नहीं डाला है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो आपको लाखों लोगों को पीछे छोड़ने में हेल्प करेगा, उसका प्रूफ हमने डाल दिया। 2 मिनट में 2 क्वेश्चन एक वीडियो से आया हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, आपके ज्योग्राफी के जो डिफिकल्ट इजी क्वेश्चंस नहीं, वो सब करके आए होंगे और सब बुक में मिल भी जाता है, ठीक है, जो आपको लाखों लोगों को पीछे छोड़ने में हेल्प करेगा, प्रूफ के साथ हमने डाल दिया। आज का वीडियो अंत तक देखिए। अंत में जितने लोगों का भी एग्जाम बचा हुआ है, बस इतना कहूंगा कि आप ड्रीम डोज का वीडियो आप कंप्लीट करके जाइए, आप बिहार पुलिस के लिए तैयार हो जाओगे। सबसे पहले 16 वीडियो डाला गया है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बेहतरीन आपका एनालिसिस करके दे दिया गया है। उसके बाद बिहार पुलिस क्लास 18 वीडियो है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक भी यूजलेस बातें नहीं, टू द पॉइंट, कट टू कट मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस डाला है, नो लाइफ का झंझट, ठीक है। उसके बाद आएगा करंट अफेयर्स, पूरा छप गया है यहाँ से, और ये रहा आपका मैथ्स जो आज आपका ये तीसरा वीडियो है। स्टार्ट करते हैं, पेन पेपर लेके बैठिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिए, और मैं फिर से कहता हूं अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है और अगर आपने 45 से 48 क्वेश्चंस भी अगर आपने जीएस का करेक्ट कर लिया है और 7 में 7 या 8 में 8 आप यहां से लेके आ रहे हो, आप इजीली बन जाओगे। और दरोगा में टॉपर बनना है और अगर आपको कंफर्म दरोगा बनना है तो मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बस ड्रीम डोज जितना आपको करवा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 20 जुलाई और आपका 16 जुलाई के पेपर से उठाया गया। ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको करवाया है, जल्दी से देखिए। 9 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैं फिर से कह देता हूं, आपका कौन सा है, 16 जुलाई और जो 20 जुलाई का जो एग्जाम हुआ है वहीं से है, ठीक है। एक चीज बस आपसे शिकायत है, ठीक है, हमने आपको कहा था कि इस चैनल को थोड़ा अपना प्यार जरूर दें, ठीक है, और नहीं आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी चीज को अगर मैं लाइव करूंगा तो बहुत कब का हमारा 1 लाख फैमिली कंप्लीट हो गया होता, बट लाइव करने का मतलब ये है कि मुझे जहां तक लगता है उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा, आपका तो होगा ही, साथ में मेरा भी होगा, ठीक है। तो क्विक हम इसमें करते हैं, और ये जब वीडियो देखो, जब भी कोई मेरा वीडियो देखो रिकॉर्डेड 1.5x के स्पीड से देखना, ताकि आपका समय बचे और मैक्सिमम चीज आप कवर कर पाओ। देखिए क्या लिखा है कि 9 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन में काम करने के बाद, ठीक है, 9 आदमी क्या बोला है, किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 दिन काम करने के बाद 3 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। देखिए ये जो कंसेप्ट था, हमने आपको कंसेप्ट समझाया था MDH वाला, M1 D1, ठीक है, और नीचे W1, और यहाँ क्या था, अगर आवर होगा तो M1 D1 H1 करेगा, आवर भी ले लेंगे, ठीक है। मैन, डेज, M1 D1, ये क्या है, आदमी, M मतलब मैन आदमी, D मतलब डेज कितना दिन काम करता है, और यहाँ है आपका W2। तो जब भी आपका वर्क सेम होता है तो इस चीज को हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वर्क
मतलब एक मान के चलते हो, तो यहाँ भी एक आ जाता है, यहाँ भी एक आ जाता है। तो फाइनल जो आपका कंसेप्ट बन जाए वो m1 d1 इक्वल टू m2 d2। यही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आपका बेस है। पहले केस में कहा है कि 9 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 9 आदमी जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। दूसरा एक पॉइंट क्या बोला है, उसके बाद 6 दिन काम करने के बाद, मतलब 6 दिन काम करने के बाद 3 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। तो देखिए 9 आदमी 9 दिन पूरा काम करता है, तो ये तो एक पॉइंट हमारा इधर हो गया, टोटल वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा कंडीशन बोला है कि पहला 6 दिन, देखिए कि 6 दिन काम करने के बाद, मतलब पहला 6 दिन कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 6 दिन पहला तो 9 लोग ही काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जा रहा है आपका, 6 दिन काम करने के बाद, ठीक है, 3 आदमी इसमें और जुड़ जाते हैं, जो कि आपका पहले 9 आदमी था, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 12 आदमी हो गया। तो 12 आदमी हो गया, और इन्होंने कितना दिन काम किया है ये हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने इसको किया, आदमी को मतलब 9 + 3 कर दिया आदमी, तो ये मैन हो गया, आदमी हो गया, और ये आवर मतलब डेज, मतलब कितने दिन तक वो काम करेंगे, तो मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये हो जाता है आपका 81, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 54, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 12x, ठीक है। अब इसको आप इधर लाओगे, ठीक है, इसको आप इधर लाओगे और इसको माइनस करो। अब माइनस कैसे करना है, जब भी आप इधर लाओ, कभी भी आपको प्लस और माइनस में डिफिकल्टी फेस होता है, आप राउंड एक नंबर ले लिया करो। ये 54 है, मैंने इसको 60 मान लिया, तो अगर इसमें 60 आप माइनस करोगे, 60 अगर आप इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 70 80 मतलब 21 बचेगा, 21 बचेगा। पर 6 तो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, तो इसमें हम 6 और ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा, 21 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 होगा ना। तो ये जो हो जाएगा आपका 27 यहाँ हो जाएगा, और 27/12 आपका यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो कि 11 में से 4 जाएगा तो 10 में से 4 जाता है तो 6 बचता है, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 8 तो 7 बच गया, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। आप जैसे करना चाहो वो आप कर सकते हो। हमने बताया कि राउंड फिगर में लोगे तो वो आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ काटता हूँ तो 3 से अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये 9 होगा, और 3 से अगर मैं काटूंगा तो ये 4 होगा, तो 9/4 जो होगा इसका आंसर होगा। 9/4 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आता है आपका 1/4। आप बोलोगे ये सर कैसे आ गया, तो देखिए 9 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 2 1/4, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट हमने यही यूज किया है, ठीक है। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए था कि इस जगह हम लोग कैसे करते हैं। जितने लोगों ने काम कर लिया तो 6 दिन 9 लोगों ने काम कर दिया तो इतना हमने लिख दिया। बाकी बचा हुआ काम कौन करेंगे, तो टोटल 12 लोग अब हो गए, कितने दिन में करेंगे, तो हमने उसको x मान लिया, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, अभी तक इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया और एक मतलब 2 कंसेप्ट पे टाइम एंड वर्क हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, और हमने आपको एलसीएम लेने सिखाया है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप बीपीएससी भी अगर आप दोगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, पीटी का मैं बात कर रहा हूं, और मेंस में अगर आप जब बैठोगे तो उसका जो स्टैट्स का जो पोर्शन होता है, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है, मैं फिर से याद दिलाता हूं, मैथ्स को हमेशा, जितने लोग मैथ्स से भागते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा चीज है। तो मैथ्स रीजनिंग को हमेशा साथ में रखें। अगर आपने इसको अपना बना लिया, मैं फिर से कहता हूं, आपको फिर कोई पीछे कर ही नहीं पाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, रोहन, पूरब और राघव क्रमशः 12, 5 और 24 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। एक साथ काम करते हुए वे समान काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब सिंपल है कि रोहन, पूरब और राघव पर कोई किसी काम को 12, 5 और 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर वर्किंग टुगेदर मतलब अगर एक साथ वो काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है, क्विक भी इसका मेथड है, बट मैं मान के चल रहा हूँ
कि आपके पास टाइम है, आप इजीली आप बनाओगे इसको। बेसिक है। सबसे पहले जैसे कि देखिए कौन है, रोहन है, पूरब है और राघव है, मिलकर लिख देता हूँ। ये 12 दिन में पहला करता है, दूसरा जो है आपका 5 दिन में करता है और तीसरा जो है आपका 24 दिन में करता है। तो अगर मुझे निकालना है कि पूरा समय कितना है, तो पूरा समय कितना होता है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने बहुत आराम से मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। ये कौन सा आपका बड़ा नंबर है, 8 × 3 हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो हमें एलसीएम मतलब क्या होता है, वो छोटा से छोटा नंबर जो सबसे कट जाए। तो क्या ये 12 से कटेगा 24? तो बिल्कुल कटेगा। 5 से कटेगा 24? तो नहीं कटेगा, क्योंकि 24 में क्या है, 5 ही नहीं है, ठीक है। तो 5 हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसको देखो 8 × 5 = 40 और 40 × 4 = 12, 120 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम है ये आपका कितना आ गया, 120 आ गया। अब देखिए रोहन, ये क्या है आपका रोहन, उसके बाद है आपका पूरब और उसके बाद है आपका राघव। अब मैं बोलूं कि रोहन का एक दिन का काम कितना है, तो 12 को 120 को अगर आप 12 से आप डिवाइड करते हो तो आप बोलोगे 10। क्या बोलोगे, 10, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि जो आपका पूरब है उसका एक दिन का काम कितना है, तो 120 को, ठीक है, अगर 5 से डिवाइड करोगे डायरेक्टली 5 इधर से काट दो तो ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि राघव का एक दिन का काम क्या है, 120 को अगर 24 से आप डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। अब इसको ऐड करो, ऐड करोगे आप, ठीक है, टोटल आपका काम निकल जाएगा कि इन लोगों का एक दिन का काम कितना है। तो 24 10 34 हो जाएगा और 34 और 5 जो हो जाएगा ये आपका 39 हो जाएगा। तो 5 4 9 2 1 3 39। तो ये जो एक दिन का काम हो गया किसका, आपका इन तीनों का मिला के। टोटल इसके पास काम कितना है, तो 120 है, ठीक है। कितना है आपका, 120 है, ठीक है, 120 है। तो मैं लिख देता हूं टोटल एक दिन का काम है 120 बाय, अगर मैं 39 करता हूं, अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ 0 को मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ इस तरीके से। अगर 0 को मैं हटा दिया, ठीक है, 3 से काटेगा तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 3 9, ठीक है, और 3 से इसको काटेगा तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 40/13 इसका आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40/13। बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। कंसेप्ट सेम है, जो बस 4 वीडियो, टोटल 3 वीडियो हो गए, बस उतना आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ये बहुत अच्छे से हमने आपको करवा रखा है, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड मतलब घन और घनाभ। जल्दी से एक बार आपको मैं फिर से रिवीजन करवाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ क्यूब, फॉर्मूला पे ही क्वेश्चंस आएंगे एडवांस में। तो क्यूब मतलब होता है घन, ठीक है, और क्यूबॉइड मतलब होता है आपका घनाभ, ठीक है, क्यूबॉइड। अगर हम इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया इसका होता है 6a²। इसका एरिया क्या होता है घनाभ का, तो आप क्या बोलोगे, 2 × L × B, B × H और H × L, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा जो क्यूब है, घन है, ठीक है, इसका एरिया तो ये है। और अगर मैं बोलूं इसका कि जो इसका, और मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम मतलब आयतन इसका कितना होता है, इसका जो आयतन होता है आप बोलोगे a³ होता है। a यहाँ क्या है, साइड है। a क्या है, घन का साइड है, एक साइड है, भुजा उसका एक साइड का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि इसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, मतलब आयतन क्या होगा घनाभ का, तो आप बोलोगे L × B × H। ये प्रूफ भी मैंने आपको करके दिखाया था, बट अभी आप बस याद कर लो। उसके बाद इसका डायगोनल विकर्ण कितना होगा, ये होगा √3a, याद रखिएगा। और इसका डायगोनल क्या होगा, मतलब विकर्ण क्या होगा, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है कि किसी रूम में सबसे लंबा लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, L² B² H², ठीक है, लेंथ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर करोगे तो इसका आपका विकर्ण निकल जाएगा। और इसमें विकर्ण कैसे निकलता है, √3a। a क्या है, यहाँ साइड है आपका किसका, आपका घन का। एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, अगर आपको याद हो, क्या पूछा जाता है कि किसी एक रूम में सबसे लंबा खंभा, किसी एक रूम में जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, उसमें सबसे लंबा खंभा क्या हो सकता है, तो वो बोला लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दिया रहता है, और वो सबसे लंबा खंभा यही होगा, उसका विकर्ण होगा। क्योंकि विकर्ण मतलब क्या, एक कोना से वो दूसरा कोना उल्टा, ठीक है, ऐसा। तो ये चीज आपने समझा। अब यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है, देखिए कि घन का आयतन इतना है, घन का कितना मतलब क्यूब का
जो आयतन है इतना दिया हुआ, आयतन मैंने अभी बताया था, इसका आयतन क्या होता है क्यूब का, तो क्यूब का जो आयतन होता है ये होता है ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 125। तो पूछा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब जो इसका सरफेस एरिया है कितना होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है, तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 6a²। तो 6 और a मुझे कहां से मिल जाएगा, a क्यूब का वैल्यू मुझे 125 दिया हुआ है, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा ये मेरा 5 हो जाएगा। यहां से ये समझ में मुझे आता है, ठीक है। तो यहां मैं 5 कर दूंगा और ये जो हो जाएगा आपका 30 इसका आंसर होना चाहिए। कुछ गलती हो गया लगता है, ठीक है। 6 6a क्यूब निकालना क्या है इसमें, इसका a का वैल्यू मुझे इतना आ गया, तो घन का आयतन इतना है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो सिंपल है ca² होगा, ठीक है। ये देखिए कुछ नहीं, a का वैल्यू मुझे 5 निकल गया, तो 6 a²। a का वैल्यू कितना है, मुझे वहां 5 है तो स्क्वायर करूंगा, ये देखो 6a², तो यहाँ 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 30 12 12 13 14 15, ठीक है। तो 150 हो जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि 6 30, इसके सुनना हासिल 3 6 12 13 14 15, सीधी मिस्टेक होता है एग्जाम में, तो एकदम बहुत ही ध्यान से चीजों को करें। 150 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला जितना मैंने समझाया इसी पे आया, पहले भी समझाया था और उसी पे आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। मैं फिर से एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ, मैथ्स बस जितना 3 वीडियो डाला है, इसको अगर कुछ नहीं आता है तो इसको बार-बार करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया था और इसमें भी आपका एपी का क्वेश्चन आया है बहुत सारा, ठीक है। और आगे हो सकता है कि आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि अभी तक नहीं देखा गया, बट आया हुआ है पिछले साल एग्जाम जो इससे पहले वाला हुआ था, तो कर लेना। देखिए यहाँ पूछा है कि एपी का तीसरा पद 15 है, तीसरा पद जो एपी का 15 है और छठा पद तीसरे पद से दोगुने मतलब दोगुने से 6 अधिक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका तीसरा पद है उसका वैल्यू मुझे 15 दिया हुआ है, ठीक है, 15 दिया हुआ है। और ये बोला है कि जो इसका, अगर मुझे इससे कोई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप करोगे कैसे कि एपी का तीसरा पद 15 दिया हुआ है, ठीक है, और छठा पद, तो मैं पहले लिख लेता हूं कि ए का मुझे तीसरा पद जो दिया है 15 दिया हुआ है। उसका मतलब है कि जो छठा पद है, मतलब जो छठा पद है, ठीक है, जो छठा पद है क्या है, तीसरे पद का दोगुना से 6 अधिक है। तो दोगुना के मैं करूंगा, तीसरे पद से क्या है, दोगुना से 6 अधिक है, मतलब 6 अधिक है, ठीक है। तो मतलब a6 कितना हो जाएगा, 35 36 हो जाएगा, क्योंकि मुझे a3 दिया हुआ है ना, ठीक है। मुझे क्या हुआ है, a3 क्या है मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a3 क्या है मुझे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मुझे a3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, a3 मुझे यहाँ दिया हुआ है, ये चीज आपको समझ में। तो देखो a3 मुझे 15 है, तो a6 मुझे 36 पता चल गया। अब इसको बहुत तरीका है आपको करने का, बेस्ट तरीका यही है कि आप डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, क्योंकि मुझे a6 का भी वैल्यू पता है, a3 का भी वैल्यू पता है, मुझे पता है an का, मैंने आपको एक फार्मूला समझाया, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। मुझे पता है कि जो a3 है, मैं मान लूं कि a3 लेता हूं, ठीक है। a3 का जो वैल्यू मुझे पता है कितना है, a3 का वैल्यू मुझे पता है वो 15 दिया हो, तो मुझे 15 आना चाहिए। तो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूं a इक्वल टू 1, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, a इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब यहाँ मैं आपका a3 निकाल दे रहा हूँ, बस यहाँ n का जगह मैंने 3 ले लिया, a3 में यहाँ ले रहा हूँ। a3 का वैल्यू मुझे 15 है, मैं पहला ऑप्शन से चेक कर रहा हूँ, a का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू जो है आपका कितना है मुझे नहीं पता, 3 है यहाँ, कि a3 निकालना हो, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और d कितना है आपका 7 है वहाँ, ठीक है, 7 है। तो देखो 7 का 7 14 14 हो गया, प्लस 1 क्या हो गया आपका 15 हो गया, ठीक है। तो मैंने मतलब सही है, जो आपका पहला है वो यही है, ठीक है, और यही है। अगर चेक भी करना चाहता तो देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि जो तीसरा पद से दोगुना है और प्लस 6 ज्यादा है, उसका कौन, उसका आपका छठा पद। तो देखो अगर a3 अगर आ ही गया, चलो 15 आ गया, मतलब सेटिस्फाइड हो, तो इसको प्रूफ क्या करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू आप पुट करके देखिए, इसका और भी तरीका है, बट ये सबसे आसान है, आप कर सकते हैं। उसके बाद देखते सम ऑफ
क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 2/3 और 13 का योग 47 है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। जब भी इस टाइप का आए और आपको कुछ समझ में ना आए तो सिंपल आप x ले लेना, ठीक है। तो 2/3 किसी संख्या का 2/3 का मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला है इसमें अगर हम लोग 13 अगर ऐड कर देते हैं तो ये मेरा 47 आ जाता है। तो पूछा है कि इसी संख्या का, याद रखिएगा, इसी संख्या का 5/3 भाग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 13 3 जाएगा 39 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 47 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 कितना होता है, ये 21 हो जाएगा, और ये चलो 12 13 14 141 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक करेंगे, नीचे हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो ये तो 2x ही रहेगा, ये 13 3 जा 39 हो जाएगा, और 47 इंटू आपका यहाँ 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 का 7 7 दूनी 14 7 21 21, यहाँ 2, ठीक है, और 4 का 4 7 दूनी 8 7 12 13 14 141, ठीक है। तो हमने यहाँ 141 लिख दिया। बहुत ही आसान से मैं कर पा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपके पास इनफ टाइम है, बस इसे सही करके आपको आना है, ठीक है। तो 141 हो गया। अब ये जो 2x है, ठीक है, इसको हम यहाँ ले जाते उधर ले जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको अभी क्या समझाया था कि जब भी आपको राउंड नंबर नहीं है तो राउंड नंबर ले लो। 141 में से 39 आपको माइनस करना है, तो हो सकता है आप नहीं कर पाओगे, बट 40 में इसमें डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। ये समझो कैलकुलेशन कैसे करना है। तो 40 में डायरेक्टली माइनस कर दो तो क्या बचेगा 101 हो जाएगा। अगर इसमें 40 माइनस करोगे 141 में तो क्या बचेगा 101 हो जाएगा, बट एक हमने ज्यादा माइनस किया है, इसको वापस दे देंगे तो ये आपका 102 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब x का जो वैल्यू आ गया मेरा 102 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि x यहाँ नीचे 2 चला जाएगा। इसका मुझे निकालना है 5/3 भाग, तो मैं यहाँ 5 यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको आपके ऊपर, आप इसको किस तरीके से काटते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो मैं इसे 3 से काटता हूँ तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो ये 17 आ जाएगा, और 17 5 जा क्या होता है तो ये आपका 85। देखो ये काटने का जो तरीका है ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। सबसे जो लास्ट में होता है जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, जो सही कैलकुलेशन करता है वो और मास्टरी कर सकता है मैथ्स में, ठीक है। इसके लिए बहुत आप खुद करोगे, क्वेश्चंस को बार-बार करोगे, बस 3 वीडियो है उसको आप कर लेना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 85, ठीक है। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना। आगे चलते हैं, ठीक है। टोटल देख लेते हैं हमने क्वेश्चन सही तो कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। आगे चलिए आप लोग एक बार लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है, और कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। जीएस में तो हम करवा ही दिए, बस एक सेक्शन ये बचा हुआ था, इसका भी काम तमाम किया जा रहा है। अब देखो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि किसी टेलीविजन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 भाग है तो लेन देन में लाभ होगा। देखो सिंपल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले जो विक्रय मूल्य है आपका क्रय मूल्य का इतना भाग है, वो उसका इतना भाग है, तो सिंपल। तो जैसे कि बोला क्या बोला है कि यदि किसी टेलीविजन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 भाग है, तो सिंपल जो नीचे होगा बस उसको आप क्रय मूल्य ले लेना, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा क्रय मूल्य जो है वो मेरा 5 है, दैट मींस सीपी जो है मेरा 5 है, ठीक है। तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा, तो जो मेरा एसपी है ये सिंपल है 7/5 इंटू 5 हो जाएगा। फिर 5 से 5 आपका कट जाएगा, बच जाएगा आपका 7। अब देखो सीपी है आपका 5, एसपी है आपका 7, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। आपको लोग कितना 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो लेन देन में जिसका लाभ हुआ है 2 का हुआ है, और लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे, यहाँ हम लोग 100 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो। 1/5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 20% होता है, तो 2 है तो 40%। बस मैं आपको बहुत ही बेसिक से करवा रहा हूँ यहाँ। तो ये जो हो जाएगा आपका 20% 20 हो जाएगा, 20 × 2 आपका 40% हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखोगे तो आपको बहुत ही इजी होगा। जैसे कि देखिए 2/5 मैंने लिखा, मुझे पता है कि 1/5 का जो वैल्यू होता है ये आपका 20% होता है, ठीक है। तो 2 लगा हुआ है, 2/5 आया तो कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा।
तो डायरेक्टली अभी आप कर सकते थे 2/5 का 40% होता है, आप डायरेक्टली मार्क करके निकल जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40%। इसमें बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखो वो इसका इतना भाग है तो नीचे वाला है, जैसे बोला कि जो विक्रय मूल्य है 7/5वां भाग है आपका क्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है 7/5वां भाग है आपका किसका, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य हमने 7/5 ले लिया, ठीक है, तो उसका कितना हो गया 40% जो हो गया, इसका आपका जो सही आंसर है ये है आपका 40%। उसके बाद देखिए कि टोटल सरफेस, अगेन देखिए सेम चीज, आप जाके देखना एग्जाम शुरू होने से पहले सिर्फ मैंने 2 वीडियो बनाया था, ठीक है, आप उसे जाके देखना सब वहीं से, और ये सब आपके क्वेश्चंस है, मैंने फिर से टाइप करवाया इसको, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो बोला है कि 6a स्क्वायर मतलब टोटल सरफेस एरिया बोला है किसका, क्यूब का बोला है, कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, ठीक है, 6 से काटोगे तो 9 टाइम जाएगा, 9 54, a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। a क्या है मेरा, ये साइड है मतलब भुजा है किसका, घन का, दैट मींस क्यूब का, ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर क्यूब है घन है तो उसका जो कुल क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर होता है, और a क्या है उस घन का साइड है, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 जो हो जाएगा, 9 ठीक कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, तो 9 और ये इधर आ जाएगा 3, क्योंकि ये आप इधर हटाओगे कि रूट से ये a स्क्वायर है ना, तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ये देखो कुछ कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चंस हो सकते हैं पर क्वेश्चन इजी। अब देखो फाइंड द सम ऑफ, मतलब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ए सीरीज, इसका श्रृंखला के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एपी नहीं लिखा हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर के ही है, यहाँ एपी नहीं लिखा हुआ है कि ये एपी है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो हम लोग डायरेक्टली हमने पढ़ा है कि सम जो होता है, मान लीजिए कितना 15, टोटल 15 टर्म का हमें सम निकालना है, तो S15 या डायरेक्टली मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, सम का जो होता है वो क्या होता है n/2 a प्लस l। अब चेक कर लेते हैं क्या ये आपका एपी में है कि नहीं, तो a यहां दिया हुआ है आपका 5, ठीक है, डिफरेंस आपका कॉमन होना चाहिए, तो अगर 17 में से अगर 5 आप माइनस करते हो तो कितना आता है 12 आता है, ठीक है, 29 में से अगर 17 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब ये आपका एपी है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके आगे भी आप चेक कर सकते हो तभी भी आपका 12, तो कॉमन डिफरेंस आपका 12 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, S15 निकालना, मतलब टोटल 15 टर्म का मुझे योग निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 a प्लस l, तो इसमें मेरे पास क्या है आप ये देखो, n का वैल्यू मेरे पास है, n टोटल कितना है तो 15 है, a का भी वैल्यू है, a का तो क्या का वैल्यू नहीं है l का, मतलब जो लास्ट टर्म है अगर उसका वैल्यू मुझे पता चल जाए तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब वो कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब an कौन सा टर्म निकालना है हमें, कौन सा टर्म, तो 11 मतलब हमारा 15वां टर्म है, a 15 में लिख देता हूं, यहाँ a का वैल्यू कितना है मेरा यहाँ 5 है, n का वैल्यू कितना है तो मेरा यहाँ 15 है, 15 माइनस 1 करेंगे यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है, 14, तो यहाँ 14 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना है मेरा 12 है। अब बस सॉल्व करना है, आप सॉल्व करने बस सीखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ये हो गया आपका 5। अब हो सकता है कि आपको 14 और 12 को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता हो, बट आपने ये तो समझा है कि अगर मैं, देखो ये चीजें आपको समझना है, ठीक है, कि अगर मैं लिखता हूँ 14 को मैं 12 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ और बाहर में 12 लिख सकता हूँ, ये मन में आपको करना होता है। तो ये 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 इंटू, अरे 12 का तो स्क्वायर पढ़े होगा ना, तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 से क्या होता है 144 होता है ना, ठीक है, और ये 12 दूनी क्या हो जाएगा आपका यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 144 और यहाँ 24, बस आप इसको ऐड कर दो, ठीक है, 12 जा 144, 13 जा 169, तो ये देखो 12 144 और 12 दूना 24,
तो मैंने यहाँ 24 ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो यहाँ जो आ जाएगा ये 168 आ जाएगा। समझ में आया मैंने कैसे किया? अब अगली बार करोगे तो इतना नहीं करना है, ये 14 है तो 14 मतलब क्या 12 प्लस 2 है, तो 12 इंटू 12 144, और 12 इंटू फिर से 2 बचेगा तो 12 दूना 24, तो 144 प्लस आपका 24 168 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 168 आ गया। ठीक है, इसमें आप क्या कर दोगे 5 ऐड कर दोगे, तो देखो 8 5 13, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 173। तो जो लास्ट टर्म हमें मिल गया 173। अब देखो यहाँ की, अब यहाँ डाल दें n का वैल्यू कितना है, टोटल नंबर कितना है 15 है ना, तो 15 टर्म है, तो 15/2। a मेरा कितना है, a मेरा 5 है, यहाँ देखो तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, और लास्ट टर्म कितना है मेरा 173 आया, तो मैंने यहाँ 173 लिख। बस ये वाला में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं, आप कर लोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15/2। ठीक है, और ये 173 है तो ये कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। आप इसको काट लो, आप जैसे काटना चाहते हो। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे तो 2 से आपका कट जाएगा, तो ये 16 टाइम जाएगा। ठीक है, 16, और ये आपका जाएगा 178 है ना, तो ये 8 हो जाएगा ना, यहाँ है 178। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 9 हो जाएगा। कैसे मैंने क्या, कैसे देखो ये 178 है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 8 टाइम जाएगा तो 16 होगा, फिर से यहाँ 1 बचेगा तो 18 आ जाएगा, तो 89 इंटू आपका 15 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9 बचे 45, ये देखो पूरा भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं, 15 इंटू 89। अब देखो ये क्या आ रहा है 9 बचे 45, तो लास्ट का जो टर्म होगा लास्ट में 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है लास्ट में, वो है आपका इतना। तो कुछ ऐसे अगर कैलकुलेटिव होते हैं तो थोड़ा ये भी दिमाग में रखना है, ऑप्शन पे भी दिमाग में रखना है, क्योंकि 9 बचे 45 बस एक ही नंबर ही है, 1335 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। समझ में आया? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्या है हमारे पास वो लिख लेना है। ठीक है, और क्या नहीं है, जब लिख लोगे ना क्या हमारे पास है और क्या हमें निकालना है, तो बस आपको ये 2 फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है, जो कि मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, इसका जगह 1335 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये भी पहले अभी हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि यदि 72,000 की एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो प्रति वर्ष मतलब उसका दर क्या है, मतलब रेट ऑफ परसेंट क्या है। ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 72,000 रुपए 2 साल के लिए 2880 दिया हुआ है, तो पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस जो होता है 2 साल के लिए, ठीक है, तो ये होता है आपका PR² डिवाइडेड बाय आपका 100। डिफरेंस कितना दिया हुआ, मेरा दिया हुआ 2880 दिया हुआ है, तो 2880 दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल मेरा कितना है, तो प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल है 72,000, तो प्रिंसिपल है मेरा मतलब मूलधन है मेरा 72,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और रेट मुझे निकालना है तो मैं इसको R² ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपका 100 ले रहा हूँ। अब 100 से अगर आप देखोगे, अगर आप 100 से देखोगे, क्योंकि PR² बाय 100² होता है, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, 2 साल के लिए जो डिफरेंस होगा CI और SI का, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का डिफरेंस इक्वल टू PR² बाय 100²। ठीक है, तो ये 0 से आपके ये 0 यहां से कट जाएगा। ठीक है, एक 0 यहां से कटेगा, एक 0 यहां से कटेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसको अगर मैं यहां लेके आता हूं 288 इंटू में ये 10 है, तो मैं 10 को इधर लिख देता हूं 1 इंटू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, और एक 0 जो बचा हुआ है ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा R²। अब देखो 72 का अगर आप देखोगे तो 4 गुना है, ये 4 का 4 7 8 7 का 7 7 14 7 1 6 28, 4 गुना, तो ये आ गया आपका 400 का क्या आ गया, रूट आ गया। ठीक है, यहाँ है आपका R, तो R का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है 100 है तो 100 में से 10 निकलेगा, 4 में से 2 निकलेगा, मतलब इसका 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, शांति पूर्वक कीजिएगा, कैलकुलेशन भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, तो ये इस तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे आपका मिस्टेक होगा तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 20% जो है इसका सही आंसर का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, तो डिफरेंस वाला याद रखोगे PR² बाय
पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है कि एक कमरे कैमरा है, ठीक है, कैमरा है, ठीक है, एक कैमरे को 12% और 5% की क्रमिक छूट, क्रमिक मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, छूट देने के बाद 209 में बेचा। तो क्रमिक छूट मतलब समझते हो, मान लो कोई चीज हमने 100 में लिया, 100 रुपया लिखा हुआ था, तो उस पे आपने 10% का छूट दे दिया तो 90 हुआ, और फिर 90 में भी आपने 10% का छूट दे दिया तो उसमें -9 हो जाएगा, ठीक है, 81 हो जाएगा। तो मतलब छूट पे छूट आपको मिल रहा है। तो देखो, तो एक क्या बोला, एक कैमरे का 12% 5% की क्रमिक छूट देने के बाद 209 में बेचा गया है। तो कैमरे का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा गया। अब सिंपल है, देखो इसको सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले मुझे नहीं पता कि उसका क्रय मूल्य क्या है, तो मैं x ले लेता हूं, ठीक है। इसको बहुत तरीके से किया जाता है, बट आपके लिए बेसिक से मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में करके पाओ, क्योंकि आप एसएससी एग्जाम तो आप देने जान रहे हो कि मतलब एकदम धराधर बनाना है, एकदम आराम से। x, ठीक है, आपने x लिया, ठीक है, और मैं मान रहा हूं कि मेरा x जो है क्या है आपका, उसका क्या है, तो कैमरे का क्रय मूल्य क्या था ये पूछा गया। तो मुझे नहीं पता कि क्रय मूल्य क्या था, मुझे ये पता है कि सबसे पहले इस पे मुझे कितना छूट मिला है, तो 12% का, मतलब कोई भी 100 रुपया का जो चीज होगा उसे 12% का छूट मिला, मतलब मिला कितने होगा, 88% में मिला होगा, तो 88 बाय में 100 लिख देता हूं। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, मुझे 5% का और छूट मिला। 5% मतलब 100% होता है, 5 उसमें घटा दोगे मतलब 95, तो इसमें मैं 95 बाय 100 कर दूंगा। और इक्वल कितना, फाइनली ये मुझे मिल कितने में रहा है, तो मिल रहा है मुझे 209 रुपया में, ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे 209 रुपया में मिल रहा है। तो एक कैमरा को 209 रुपया में बेचा गया 2 डिस्काउंट देने के बाद, तो उस कैमरे का आपका क्रय मूल्य क्या था। अब क्या है, इसमें आपको सॉल्व करना है, आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। देखिए ये है आपका 19 से कटेगा, तो 19 5 जा होता है 95, और 19 से अगर आप काटोगे तो 19 1 जा 19, ठीक है, और 19 1 जा 19, अरे 209 है ना, तो 209 है, तो देखो 209, तो 19 से अगर काटोगे तो 19 1 जा 19, ठीक है, तो 10 है, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ 9, तो फिर से 9, 11 बार में कटेगा, ठीक है, तो ये आपका 11 बार में यहाँ कटेगा। अब देखो ये जो 11 है, फिर से इसको 8 बार में काट देगा आपका, काटेगा कि नहीं, बिल्कुल आपका काट देगा। उसके बाद आप देखोगे अगर 4 से अगर मैं काटता हूं तो ये 2 बार में कटेगा, 4 से इसको काटता हूं तो ये 25 बार में कटेगा कि नहीं, तो आप बोलेगा बिल्कुल कटेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको काटता हूं तो कितने बार में कटेगा, 5 है, तो ये फिर से आपका 20 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। और फिर से इसको मैं काटूंगा तो ये कितने में कटेगा, ये आपका 10 बार में कट जाएगा। तो सिंपल है, x का जो वैल्यू होगा ये क्या, ये नीचे आ रहा है तो उधर चला जाएगा, तो ये मुझे आएगा 250, इसका आंसर आ जाएगा। अब काटना कैसे है ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो। तो 250 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई भी चीज था जो कि फाइनली 209 रुपया में बेचा गया, कैसे बेचा गया, 2 आपका डिस्काउंट दिया गया, तो मैं मान लेता हूं क्रय मूल्य मेरा x था, पहला डिस्काउंट 88 बाय 100, फिर इसी पे क्या हुआ 95 बाय 100, ये 2 डिस्काउंट देने के बाद मुझे 250, ठीक है। इसमें क्या था, बस आपको टेबल याद होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रूट में था कौन। अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले, ठीक है, आप इसका डायरेक्टली आंसर जो मार सकते हो ये है आपका, ये इसका वैल्यू क्या है, तो बहुत इजी होता है। जब भी इस टाइप का रूट में हो ना, इसमें 2 ही चीज हो सकता है, आइदर वो स्क्वायर का फॉर्म में दिया, मतलब ये 35 नहीं दिया हो, 25 दिया हो, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आइदर इसमें जितने भी दिए होंगे इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बाहर बन के निकल जाएगा, या दूसरा हमेशा जो होता है ये अलजेब्रिक, आपका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस, आपके सामने का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि कैसे बनेगा, ये सामने का आपका क्वेश्चन, देखिए आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, ये पढ़ा होगा। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग a की जगह √7 मानते हैं और b की जगह अगर हम लोग √5 मानते हैं, और अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो पहला क्या होगा, ये 7 होगा, उसके बाद आपका 5 होगा, प्लस क्या होगा 2, और ये क्या है √7 और √5 है,
तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 35 आ जाएगा आपको। तो रूट आपका 35 हो गया आपका रूट 35 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। तो 12 2 रूट 35 हो गया। अब मान लीजिए ये जो पावर है, पावर को अगर मैं उस साइड ले जाता हूं तो ये किस पे आ जाएगा, इस तरीके से आपका रूट आ जाएगा। मतलब रूट 7 और रूट 5 ही जो है आपका बेसिकली ये आपका फॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आया, बड़ा इजी है, आपको बस ये समझने का है। ठीक है, कि अगर हम लोग ये अगर ये जो इसका जो ये जो बराबर है बेसिकली किसके इक्वल है, तो ये जो है आपका रूट 7 और रूट 5 के ही इक्वल है। आपको ये चीज आपको याद रखना। तो रूट 7 प्लस रूट 5 का वैल्यू कितना होता है, ये इतना होता है। ये कहां से आया, तो बस आपका ये फॉर्मूला से थोड़ा सा दिमाग में, इवन आप इसको भी ये कर सकते थे, पर उतना आपको सोचना नहीं है। आप सिंपल जैसे ही देखोगे, जैसे आप देखोगे, ठीक है, मान लो कि आपको ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, आप कैसे सोचोगे कि ये चीज हो सकता है। तो देखो जब भी ये क्वेश्चन मिले ना, तो ये रूट में आपका इस तरीके से दिया हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। ठीक है, ये जो है ये चारों में से किसके इक्वल हो सकता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि रूट इसमें 35 दिया हुआ है। तो रूट अगर इसमें 35 दिया हुआ है तो दो भागों में टूट सकता है, रूट 7 और रूट 5। रूट 7 और रूट 5 में टूट सकता है। तो तभी आपको समझ में आएगा जब रूट 7 और रूट 5 में टूट सकता है, तो जो इसका आंसर होगा रूट 3 रूट 5 हो नहीं सकता। ये इस तरीके से कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। आपका जो ये होगा वो यही होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आप इजीली कर सकते हो। और जैसे कि देखो, इसको आप स्क्वायर करोगे और इसको स्क्वायर करोगे तो आपका ये 12 मिल जाएगा। बड़ा इजी है, आप वहां से भी कर सकते हो, या अगर आपको इस चीज का दिमाग में ये चीज आता है तो आप ऐसे कर लो, या डायरेक्टली आप देखोगे रूट के उधर है, रूट 35 है, तो रूट 35 मतलब रूट 7 इंटू रूट 5 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो रूट 7 और रूट 5 ये पॉसिबल है, माइनस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस में है सब चीज। ठीक है, तो डायरेक्टली उसको भी मार सकते हैं। शायद यहाँ से आपका आवाज़ और ज़्यादा बेटर होगा। कभी कभी क्या होता है कि पूरा वीडियो 1.5 घंटा 2 घंटे का रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में पता चलता है कि साउंड ही नहीं आए। ठीक है, तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है बस। ठीक है, यही जोश रहता है कि कुछ ऐसा कंटेंट देना है ताकि आपका जो सपना है उसको आप फाइनली इस बार पूरा करोगे और फिर सक्सेस पार्टी में भी आओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए, इफ कॉस थीटा 12/13। ठीक है, क्या मैंने बोला कि कॉस थीटा जो है आपका 12/13। इसको मैंने बहुत ही आसान से आपको एक चीज़ समझाया था कि आपको ट्रिपलेट याद रखना है। ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं आपका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो बेसिकली क्या होता है आपका, हम लोग किस में करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो होता है वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। ठीक है, तो कॉस जो होता है हमने आपको बताया था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है आपका b/h। तो जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये होता है आपका p, ये होता है आपका b और ये होता है आपका h। ठीक है, तो कॉस थीटा मतलब होता है b और h। डेट मीन्स आपका b जो है आपका 12 है और h जो है आपका 13 है। तो अगर मुझे b 12 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और h जो मेरा 13 दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली p को मैं 5 लिख सकता हूँ। अब बोलोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म करता है। किसका, 5, 12 और 13। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि p² इक्वल टू होता है b² इक्वल टू h²। ठीक है, तो p² क्या है, 5 का मतलब हमें p तो निकालना है, h का स्क्वायर 13 169 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ है b कितना है आपका 12, तो 12 इधर जाएगा तो 144 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया यहाँ 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, और 6 में से 4 गया 25 आ जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो यह डायरेक्टली आपको पता है कि ट्रिपलेट फॉर्म होता है 5, 12 और 13 का, तो आप डायरेक्टली लिख सकते। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए पहला मुझे निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ ये सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा क्या होता है,
तो टेन थीटा होता है आपका p बाई बी। क्या होता है? p बाई बी। और जो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा किसका होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो जो सेक थीटा होता है आपका ये होता है, जैसे कि कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो सेक थीटा होता है आपका h बाई बी। तो ये होता है आपका h बाई बी। अब अगर मैं इसका वैल्यू लिखूं, टेन थीटा का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो p बाई बी होना चाहिए। मेरे पास क्या क्या है देखो, p का जो वैल्यू मेरा निकला था वो 5 था, ये p था। b का जो मेरा वैल्यू निकला वो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ 12 है b, ठीक है। और h का जो वैल्यू है मेरा ऑलरेडी यहाँ है 13 है, ठीक है। क्या है? ये है h, ठीक है। समझ में आया? ये हमने निकाला, ये दोनों हमें दिया हुआ था क्योंकि cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ था। cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच, तो b जो हो जाएगा 12 हो जाएगा और h जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। वहां से हमने p निकाल लिया 5, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया? अब देखिए जो टेन थीटा है p बाई बी लिखा हुआ है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? p बाई बी। तो p जो है मेरा कितना है? p आप देखो 5 है और b मेरा कितना है? 12 है, तो 5 बाई 12 हो जाएगा ये, ठीक है। और आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा मुझे दिया है 12 बाई 13, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? 13 बाई 12 हो जाएगा। तो ये 13 बाई 12 हो गया। क्या होता है? h बाई बी होता है, तो 13 बाई 12 हो जाएगा। अब बस इसको वैल्यू रख दीजिए, आपको यहाँ जो दिया हुआ है, तो टेन थीटा का वैल्यू दिया है मुझे कितना? 5 बाई 12। तो मैं ये वाला जो चीज़ है मैं इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बाई 12 प्लस 1, और नीचे क्या है आपका? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या है आपका? 13 बाई 12। तो 13 बाई 12 मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल है, देखिए सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ जगह। देखिए सॉल्व कीजिएगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 12 12 आ जाएगा, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा 17 हो जाएगा, और नीचे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। अरे सिंपल है, देखो यहाँ लोग नीचे एलसीएम, तो नीचे भी 12 आएगा, नीचे इसका भी एलसीएम 12 आएगा, तो नीचे का 12 12 कट जाएगा, और 12 और 5 17 हो जाएगा, और 13 माइनस 12 आपका 1 हो जाएगा। तो 17 बाई 1 आएगा, और तो 17 इसका आंसर आपका हो जाएगा। आपको अगेन मैं बोलता हूँ, जितना आपको बस दिया गया उतना ही करना है, जो कंसेप्ट आपको बताया गया उतना ही आपको कर लेना है, ठीक है। तो टोटल 12 क्वेश्चन थे, अब 13 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी, आप इसको क्विक मुझे बना के दिखाओ कैसे करोगे। हमने बताया 16 टर्म, टोटल 16 जो टर्म दिया हुआ है, यहाँ बताया हुआ है कि ये एपी है, ये एपी मुझे बताया हुआ है। तो क्या निकालना है? टोटल सम 16, टोटल जो 16 टर्म है 1 से लेकर 16 तक, उसका योग निकालना है, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे? n/2 a प्लस l। अब देखो मुझे n पता है, n कितना है मेरा? 16 है, तो मैं 16 बाई 2 लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा 16 टर्म दिया हुआ है। उसके बाद a मेरा कितना है? तो a मेरा 10 है। क्या मुझे लास्ट टर्म पता है? तो मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है, तो मैं लास्ट टर्म निकालूंगा। लास्ट टर्म कैसे निकालता मैंने अभी समझा है। कौन सा है? कितना टर्म है? 16 टर्म है, तो a 16 में निकालूंगा। किसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n। n कितना है? 16 है, तो 16 माइनस 1, और d कितना है? तो 10। देखो ये पीछे से माइनस होता है, ये नहीं कि 10 से 6 माइनस कर लेना और 4 ले लेना। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस होगा, 6 से 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा? -4 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो -4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। -4 यहाँ लिखेंगे। तो a का जो वैल्यू होगा यहाँ, a का जो वैल्यू होगा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? यहाँ 10 दिया हुआ है, ठीक है। 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा, और 15 को गुना करूंगा -4 से, तो क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका -60, ठीक है। -60 हो जाएगा ना। 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 15, और 15 को 4 गुना मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 60 हो जाएगा, पर माइनस है तो -60, तो ये आ जाएगा आपका -50। आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो -50, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे l के जगह क्या लिख देंगे? -50। तो -50, बट यहाँ क्या आ जाएगा? -10 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा आपका? 16 बाई 2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? -40 आ जाएगा। तो यहाँ आप काटोगे तो ये 20 आ जाएगा, -20, ठीक है। और -20 है और यहाँ 16 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 320 आ जाएगा, और माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा -320 आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने कैलकुलेट किया हूँ, चीज़ें आप समझ रहे होंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था, सेम इसी से पहले हमने एक और किया, बट वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा था, यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अगेन
क्या किया हमने, सबसे पहले हमने देखा यहाँ AP दिया हुआ है, उसमें AP लिखा हुआ नहीं था तो हमने वहाँ चेक कर लिया, तो यहाँ तो AP दिया ही हुआ है, मतलब AP ही है, तो यहाँ A मेरा ये हो गया, D कितना हो गया, तो 6 - 4, 6 - 10, तो क्या हो जाएगा -4 हो गया। और हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म कहाँ से, हमने लास्ट टर्म यहाँ से निकाल लिया -50, और फर्स्ट टर्म मेरा दिया हुआ था, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 a + l, ठीक है, तो -320 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप इसको करना है। अब ये देखिए ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है, ये इससे पहले वाला जो बिहार पुलिस हुआ है, उससे भी पहले वाला जो बिहार पुलिस था उसमें ये क्वेश्चन आया था। हमने आपको कहा था, देखिए जब भी हम लोग ट्रेपेजियम का बात करते हैं, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का बात करते हैं, समलंब चतुर्भुज का बात करते हैं, तो इसका देखो समलंब चतुर्भुज मतलब होता है आपका ये, देखो ट्रेपेजियम, रोम्बस, आपका पैरेललोग्राम, ये सब चीज मैंने करवा दिया, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ये है आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, तो ये और ये जो होता है पैरेलल होता है, याद रखिएगा, और ये जो होता है आपका हाइट होता है, ठीक है, हाइट होता है, याद रखिएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि बोल के एक, यदि एक समलंब चतुर्भुज मतलब आपका ट्रेपेजियम का समांतर भुजा मतलब आपका पैरेलल दो भुजा जो है, एक ये पैरेलल, ठीक है, समांतर भुजाओं का 10 मीटर और 12 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल का देखो, जब भी क्षेत्रफल ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है हाफ इंटू, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई गुणनखंड सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब समांतर भुजाओं का योग इंटू आपका हाइट मतलब उसका ऊंचाई। तो क्या है, एरिया जब भी आपको निकालना होगा ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, आपका दोनों समांतर जो भुजा है उसका योग इंटू हाइट करोगे। तो हाइट मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है देखो 10, हाइट मुझे 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो हाइट मैंने 6 ले लिया, और दोनों जो भुजा दिया हुआ है, एक दिया है 10 और एक दिया है 12, तो ये 10 ले लेता हूँ, ये मैं 12 ले लेता हूँ। अब डायरेक्टली फॉर्मूला में डालूँ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 10 है ये 12 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, और हाइट कितना है, यहाँ 6 है, तो यहाँ मैं इसको 6 मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं इसको काट देता हूँ, 11 से कट जाएगा, तो 66 इसका आंसर आ जाएगा। 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 66, तो 66 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, बस इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना था। अब देखो ये भी वैसे क्वेश्चन है कि यदि 340 आदमी एक अपार्टमेंट में, देखो यही वही कंसेप्ट सेम है, 4 से 5 कंसेप्ट, और आपका जो ये देखोगे नंबर सिस्टम, उसमें 2-3 कंसेप्ट, बस उतना ही आपको करना है। यदि 340 आदमी एक अपार्टमेंट को निर्माण 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 16 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। सिंपल, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहले वाला में तो कुछ सोचना भी था। तो बोला है कि 340 आदमी, तो मैं 340 आदमी यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ 340 आदमी ले लेता हूँ, ठीक है, और कितने दिन में काम फिनिश करते हैं, 30 मिनट कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन इन 25 डेज में करते हैं। तो इसी काम को क्या बोला है आपका, अगर 16 दिन में कंप्लीट करना है, 16 दिन में अगर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, तो कितने आदमी चाहिए होगा, यही ना पूछा है। देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज, तो 16 डेज में अगर कंप्लीट करना है तो कितना आदमी हमें चाहिए होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो 340 है और यहाँ 25 डेज है, और नीचे में 16 लिख देता हूँ, ठीक है, 16 लिख देता हूँ। यहाँ 0 है, तो देखो जब भी 0 आपको प्रॉब्लम तो इसको से हटा के यहाँ लिख दो 0। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब डिवाइड करता हूँ, तो अगर मैं किससे ये कटेगा, 16 ही है ना, 340 25 और ठीक है। अब देखो मान लो कि मैं इसको करता हूँ आपका 2 से, अगर मैं काटता हूँ तो 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, और 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। फिर से अगर 4 से इसको काटता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा, ये 8 है ना, तो फिर से 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 4 आ जाएगा, 2 से इसको काटता हूँ तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। कहीं गलती हो रहा है क्या इसमें, 340 आदमी एक अपार्टमेंट को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 16 आदमी उसी काम को 16 आदमी पूरे करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी।
340 men can finish the construction of an apartment in 25 days, then how many men are needed to complete the same work in 16 days? ठीक तो है, फिर इसमें क्या गलती आ गया? चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको। 340 आदमी है, एक बार इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि इफ द 340 मैन कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 25 डेज, ठीक है, 25 डेज में करते हैं, ठीक है, तो 16 आदमी को करने में उसको कितना समय लगेगा? तो देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज, तो 16 डेज करने में उसको कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो इसको मैं 34 लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ और यहाँ मैं 25 लिखता हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैं लिखता हूँ 16 है तो 4 इंटू में 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको काटूँ तो यहाँ 2 से काटूंगा तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर मैं 2 से काटूँ तो ये 2 टाइम जाएगा और 2 से काटूँ तो ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर से ये जो आ रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? 4 कैसे आ रहा है फिर से? चलो इसको हम आगे देखते हैं, इसका आगे वाला देखते हैं। देखो, राहुल इन्वेस्ट 1000, ठीक है, 1000 एवरी ईयर। ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा आपको यहाँ दिमाग लगाना है, बस इतना अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आपका काम बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, चलिए आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए कि इसको आप सॉल्व कैसे करते हो। ये गलती से ये 17 होगा, ठीक है, ये 16 नहीं, यहाँ 17 है, ठीक है, ये गलती हो गया, 16 लिखा गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ। देखिए अब ये कैसे होगा, तभी मैं सोचूं। देखिए सिंपल है, वही चीज़ है, 340, ठीक है, 340, ठीक है, और उसके बाद है आपका 340 हो गया, और उसके बाद ये 25 दिन में काम करता है, और दूसरे साइड है, ठीक है, उसी चीज़ को 17 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितना समय लगेगा? तो ये जो है आपका यहाँ 17 है, याद रखिएगा, ठीक है, ये जो है आपका 17 है, ठीक है। तो 17 दुना जो करोगे ये कितना हो जाएगा? आपका 34 हो जाएगा, ठीक है, और 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका 500 डेज लगेगा, इसका आंसर 500 होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये 16 दिया हुआ था एग्जाम, 17 दिया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद है राहुल इन्वेस्ट। अब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और अच्छे से ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। अब देखिए राहुल इन्वेस्ट, ठीक है, राहुल आज से शुरू, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में कंफ्यूज कर देता है। राहुल इन्वेस्ट 1000 एवरी ईयर, ठीक है, हर साल राहुल जो होता है वो 1000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 3 साल तक, हर साल 1-1000 करता है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, ठीक है। तो पूछा है एट द एंड ऑफ, तीसरे साल के अंत में उसको कितना पैसा मिलेगा, जो कि ब्याज जो है आपका क्या है? कंपाउंडेड ईयरली है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। राहुल आज से शुरू करके अगले 3 वर्ष हर साल 1000 का निवेश करता है, ठीक है, हर साल क्या करता है? 1 साल 1000 का निवेश करता है। क्वेश्चन समझना, यहाँ ये नहीं बोला है अगर 10% दिया रहता और बोलता कि 1000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, हर साल वो 1000 करता है, ठीक है। तो यदि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर, तो तीसरे वर्ष के अंत में कितना मिलेगा? अब देखो अगर ये सिंपल क्वेश्चन रहता, मान लो कि अगर पूछा रहता कि 1000 करता है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 3 साल के बाद 10% पे कितना उसको मिलेगा, तो इसका डायरेक्टली हम लोग 33.1% निकाल लेते, ठीक है, 33.1% निकाल लेते, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 10% जो होता है, अगर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है तो कितना होता है? याद रखना 33.1% होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा जो चीज़ है वो अलग है। यहाँ क्या है कि पहला साल 1000 रुपया वो जमा किया। अब ध्यान से देखना इसको सॉल्व कैसे करना है। पहला साल वो 1000 रुपया जमा किया, ठीक है, 10% के हिसाब से 1 साल के अंत में उसको कितना पैसा मिलेगा? तो 10% मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, 10% मतलब होता है 1/10। 10 मतलब अगर ये मूलधन है तो 1 उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो
आखिरी में उसको कितना मिलेगा, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 11/10 उसको मिलेगा 1 साल के बाद। या आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 1000 का 10% निकाल लोगे और फिर 1000 में जोड़ दोगे तो 1 साल के बाद वो आपको मिलेगा। उससे अच्छा है कि 10% मतलब होता है 1/10। तो फाइनली जो आपका मूलधन प्लस आपका इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो 11/10 होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली हम लोग 11/10 निकाल सकते हैं, या इसका 10% निकाल के फिर से इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ 0 काटा, ठीक है, और ये जो आ गया आपका 1100, ये क्या है, तो ये 1 साल के आपका अंत में 1 साल के बाद जो आपके हाथ में मिला है वो ये मिला है। ठीक है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है क्योंकि ये पहले साल है। अब जब दूसरा साल चालू हुआ, 1 साल के बाद ये आपका अंत में मिल चुका है। अब जब दूसरा साल चालू हुआ तो इसमें क्या हुआ, 1000 रुपया ये और जोड़ेगा। ठीक है, और अब जो इसके पास पैसा है वो कितना है, 1000 ये 1000 ये है 2100। तो जो आपका जो दूसरा साल का जो स्टार्टिंग है उसके पास कितना पैसा है, 2100। अब इसका क्या होगा, दूसरे साल के अंत में जो इसका पैसा मिलेगा, फिर इसका क्या मिलेगा, 10% आप इसका निकाल के इसमें ऐड कर दो, या क्या मैंने बोला 10% इसका निकाल के इसका ऐड कर दो, या आप इसका डायरेक्टली 11/10 आप निकाल लो। तो अगर इसमें ऐसे करते हैं, अगर इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ मैं समझाता हूँ। जैसे 21 को अगर मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 लिखना और 1 लिखना और इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख देना, तो ये हो जाएगा 231। तो जो इसका जो आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2310 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे 21 और 11 को तो इतना ही आएगा। देखो मैं बताता हूँ, 21 और 11 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, फिर से ये 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 3 2 से 31 आएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, जैसा मैंने समझाया वैसे करना। ठीक है, तो 2310। तो ये जो है आपका दूसरे साल के अंत में अगर पूछता उसको कितना मिलता, तो उसको मिलता आपका दूसरे साल के अंत में इतना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या होगा, इसमें क्या किया इसने, दूसरे साल के अंत में इसको इतना मिल गया, और जैसे ही तीसरा साल शुरू हुआ इसने 1000 रुपया इसमें और ऐड कर देगा। ठीक है, 1000 रुपया इसमें और ऐड कर देगा, और ये कितना हो जाएगा, 2000 है 3000 है, तो 3310 रुपया। तो कितना हो गया, तीसरे साल में कितना है इसने ऐड किया है, तो 1000 इसने ऐड कर दिया, ये दूसरे साल के अंत में इसको इतना मिला। तीसरा साल जैसे ही स्टार्ट हुआ 1000 इसने इसमें और कर दिया, तो मूलधन जो अभी कितना हो गया, 1000 2000 3000, तो 3310। और इसका क्या होगा, फिर से आप इसका 10% निकाल के इसमें आप ऐड कर दो। ठीक है, 10% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या आप डायरेक्टली इसका क्या करोगे, 11/10 आप निकाल दोगे। तो 11/10 अगर आप इसमें निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका 331 इंटू आपका 11। ठीक है, 331 इंटू 11 अगर इसको आप करना चाहो तो जो आपका जो आंसर इसका जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 3641। अब मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। 331 है और ये क्या है, 11 है। ठीक है, तो ये करोगे 133, फिर से क्या करेंगे 133, तो क्या हो जाएगा 3641। तो 3641 इसका आंसर। देखो बहुत ही बेसिक से बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको समझाया। ठीक है, आइदर आप 11/10 कर सकते थे, यहाँ 0 0 कट जाता था, या आप कर सकते हो कि हर साल उसका 10% मूलधन के साथ उसका निकाल के आप ये कर सकते हो। इसको लिख लेना, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसको फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला से लाख गुना अच्छा है कि आप इसको इसी तरीके से करो। बाकी फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो पहले साल जो होगा, पहले साल के अंत में क्या मिलेगा, AP1 + R/100, और यहाँ टाइम 1 हो जाएगा। फिर इसमें आप ऐड करते हुए चले जाओगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। दो चीज में अब यहाँ कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। द डिजिट इन यूनिट प्लेस, क्या बोला है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये जो गुणनखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट पे जो आपका क्या आएगा, जैसे कि देखो 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अगर मैं पूछूंगा कि इसका जो यूनिट डिजिट इकाई स्थान पे क्या आएगा, सबसे लास्ट में इसका क्या आएगा गुणनखंड करने के बाद, तो आप सिंपल सा देखो कि इसका क्या आएगा, 0 आएगा।
मैंने आपको एक चीज समझाया था कि एक जीरो कैसे बनता है। तो जब भी 2 और 5 का एक पेयर होगा ये एक जीरो बनाएगा। जैसे 2 और 5 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ एक जीरो आ गया, आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से 2 और 5 जितना होगा उतना जीरो इसमें बढ़ते हुए जाएगा। बट मुझे क्या मतलब है, मुझे तो बस इतना मतलब है कि इसके इकाई पे क्या होगा। अब 1 जीरो आए, 5 जीरो आए, 6 जीरो आए, पर अंत में क्या होगा, अंत में इसका भी जीरो होगा। आप बोलोगे कैसे, देखो 41 है, 42 है, 43 है, 44 आएगा, फिर से आपका 45 आएगा। तो 42 है यहाँ और यहाँ है आपका 45। तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और एक बार जब 42 और 45 और 42 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंपल है, मान लो यहाँ 42 मैंने लिख देता हूँ और ये मैं 45 लिखता हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ 41, इसके पीछे कुछ भी लिखता हूँ, पर पहले ही ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में ये जीरो रहेगा ही रहेगा। तो इसका लास्ट का जो आंसर हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ए मैन बॉट ऑरेंज एट द रेट, एक आदमी 15 में मतलब 15 रुपया में 8 गो संतरा खरीदता है और 9 रुपया में 6 संतरा बेच देता है, तो उसका हानि कितना हुआ। इसमें हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि इतना में इतना खरीदता है और इतना में इतना बेच देता है, तो लाभ होगा हानि होगा। देखो जब भी इस टाइप का हो संतरा बस इक्वल कर लेना। देखो जैसे कि यहाँ मैं 15 रुपया लिखता हूँ, ये क्या 15 रुपीस में क्या कर रहा है, 8 संतरा खरीद रहा है ये, ठीक है, 8 ऑरेंज खरीद रहा है, ठीक है। और फिर क्या किया है, ये 9 रुपया में क्या क्या है आपका, ये 6 संतरा बेच रहा है, 6 संतरा बेच रहा है, ठीक है। 15 रुपया में 8 संतरा, मतलब 15 रुपया में उसने 8 संतरा खरीदा, ठीक है। और फिर से क्या है, 9 रुपया में उसने क्या किया, 6 ऑरेंज खरीदा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, देखो हमेशा याद रखना, ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज मतलब 15 में 8 संतरा खरीदा, उसके बाद 9 में क्या खरीदा, 6 खरीदा, ठीक है, 9 में 6 खरीदा। इसको बस इक्वल कर लो, ऊपर आप 6 मल्टीप्लाई कर देना, नीचे आप 8 मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो ये पूरा संतरा कितना बनेगा, ये 8 6 48 ये भी बन जाएगा और 8 6 48 ये भी बन जाएगा, संतरा इक्वल हो गया। अब ये 6 जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ भी करोगे, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा आपका 15 6 जा कितना होता है, 90 हो जाता है, ठीक है। जो हमने संतरा में मल्टीप्लाई किया वही आपको पैसा में भी मल्टीप्लाई कर देना। तो 15 इंटू 6 आपका 90 हो गया और ये 8 इंटू 9 कितना हो गया, ये आपका 72 हो गया। अब देखो ये वाला क्या था, तो ये आपका खरीदार वाला था, मतलब सीपी था, और ये वाला क्या था आपका एसपी था। अब देखो 90 रुपया में खरीदा और 72 रुपया में बेच दिया, मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है। कितना का परसेंट का लॉस हुआ, तो देखो 72, अगर 72 है तो 70 डायरेक्टली माइनस करोगे तो 20 बचेगा, 20 में से 2 और गया तो आपका 18 रुपया का इसका लॉस हो गया है, ठीक है। पर पूछा क्या है, परसेंट में पूछा है, तो 18 रुपया का लॉस किस पे, 90 रुपया पे हुआ है। तो 18 बाई मैं 90 लिख दूंगा यहाँ, इंटू में 100 कर देता हूँ, तो ये 0 से 0 कट गया और 9 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया, 20% का इसको लॉस हो गया। करना क्या है, मैं फिर से याद दिलाऊं, बस जब भी इस टाइप का हो आप जितना भी जो चीज़ दिया उसको इक्वल कर लेना। 8 ऑरेंज खरीदा था, ठीक है, और ये 6 ऑरेंज खरीदा था, मतलब 8 ऑरेंज खरीदा और 6 ऑरेंज बेचा, तो पता कैसे लगाओगे कि लॉस हो रहा है, तो ऑरेंज को इक्वल कर लिया मैंने, यहाँ ऊपर 6 ये इधर मल्टीप्लाई कर देना और ये इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो एक कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, इसको करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके आएंगे आप कैसे करोगे, ये हो गया, आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, ये हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको बस आप याद रखिएगा। देखिए कोई भी नंबर हो, ठीक है, 0 1 5 6, ये ऐसे नंबर हैं जिसके जितना भी पावर कर दो उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा, इकाई अंक रहेगा, वो सेम ही रहेगा। 0 का जितना भी पावर करोगे इकाई अंक सेम ही रहेगा, 1 का जितना भी पावर करोगे इकाई अंक सेम ही रहेगा। 5 का मान लो मैंने 1 लिखा, तभी भी ये 5 ही रहेगा पहला।
5 का अगर मैं 2 लिखूं तो 25 हो जाता है, इसका भी इकाई अंक 5 ही है लास्ट में। अगर 5 का मैं 3 कर देता हूं तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो इसका भी आपका 5 ही रहता है। तो ये ऐसे नंबर होंगे जिसका जितना भी आप पावर करोगे इकाई अंक सेम ही होगा। जैसे 6 का 1 करता हूँ 6 ही रहेगा, 6 का 2 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, इकाई अंक 6 ही रहेगा। और 6 का पावर 3 करता हूँ तो इकाई अंक क्या रहेगा, ये आपका 216 होता है ना, 6 का क्यूब तो 6 ही रहेगा। तो पहला आपने क्या समझा कि 0 1 5 6 रहेगा, इसका जितना भी पावर हो इकाई अंक इसका यही रहता है, ठीक है। दूसरा आपको नंबर याद रखना है 4 और 9, हमेशा याद रखना। अगर 4 का पावर में अगर ऑड है मतलब विषम संख्या है तो ये हमेशा 4 ही देगा ऑड के केस में, विषम संख्या के केस में। बट अगर इसका पावर इवन है तो हमेशा ये 6 देगा। क्या देगा आपका 6 देगा अगर इवन है। आप बोलोगे एक बार सर करके दिखाए, जैसे 4 का पावर अगर मैं 1 लिखता हूं तो क्या देगा, ये 4 देगा। ये 1 क्या है, विषम संख्या ऑड है। अगर मैं 4 का पावर 2 लिखता हूं तो ये क्या देगा 16 देगा। तो ये लास्ट में क्या आ रहा है 6, मतलब अगर ऑड है इसके पावर ऑड है तो ये 4 देगा, और अगर इवन है तो इसका 6 देगा। उसी प्रकार से 9 का अगर ये ऑड है, 9 का ऑड है मतलब इसका पावर कुछ भी अगर ऑड है तो ये ऑड है तो ये 9 देगा, ठीक है। और आपका इवन है तो 1 देगा। अब इसको भी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 9 का पावर अगर मैं 1 देता हूँ, 1 क्या है आपका ऑड है तो ये 9 ही रहेगा। और 9 का पावर अगर इवन देता हूँ तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो लास्ट में क्या है 1 है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने समझा। इसके बाद अगर नंबर हो 2 3 7 और 8, अगर ये नंबर आ जाए तो उसका पावर को आप डिवाइड करना। जैसे कि देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो 2 पे पावर 23 आ जाए, ठीक है, 2 के पावर 23 आ जाए तो आप इसको करने का कैसे क्या लिखोगे, सिंपल याद रखना। इसके पावर को क्या करना, ये जितने भी नंबर है इसके पावर कुछ भी हो उसको पहले 4 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। और उसका जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वही उसका इकाई अंक का वैल्यू देगा। जैसे 23 है तो इसका रिमाइंडर कितना, अगर 23 को 4 से करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 3 इसके ऊपर लिख दो, 2 पे पावर 3 लिख दो। और इसका इकाई अंक कितना आया है तो ये 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा इकाई अंक। और 2 पे पावर 23 भी करोगे तो इकाई अंक जो होगा उसका 8 ही होगा। मतलब 2 3 7 8 अगर ऐसे नंबर है और उसके पावर जितना भी दे दे उसको 4 से डिवाइड कर लेना, और जो शेष फल होगा उसको उसका पावर रख के देख लेना। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 पे पावर आपका 24 के पावर 156 है, 127 के पावर 121 है, 245 179 है और 21 11 है, ठीक है। क्या है आपका 21 11 है। अब देखो इसको करोगे कैसे। देखो आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं इसको, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्या है आपका 24 का पावर कितना है 156, ठीक है। उसके बाद है आपका 127 का पावर कितना है, 127 का पावर है 121। उसके बाद है 245, 245 का पावर कितना है 179। और उसके बाद है 21 का पावर 11। अभी जो मैंने आपको समझाया बस वो फंडा आपको यूज करना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आपका क्या है 4 है, 4। तो मैंने 9 और 4 के बारे में एक कंसेप्ट समझाया था। अगर ऑड होगा तो 4 होगा, और अगर इवन होगा तो इसका इकाई संख्या निकालना है इसका। अगर इवन होगा तो क्या होगा 6 होगा, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद 123 है, 123 है तो 2 3 7 8 में हमने क्या बताया था आपको, इसका पावर को क्या करना है आपको डिवाइड करके देखना है। तो 123 है, ठीक है, तो 3 है लास्ट में, इसका 3 है, मतलब 123 में लास्ट क्या है आपका यहाँ 3 है। तो 3 का पावर कितना है 121 दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगा सबसे पहले 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल कितना बचता है 121 को अगर 4 से डिवाइड शेषफल 1 बचेगा, तो 3 पे पावर 1 आ जाएगा। तो 3 पे पावर 1 आएगा तो मतलब ये जो होगा यहाँ 3 होगा। उसके बाद 2 4 5 लास्ट में क्या आ रहा है 5, सिर्फ लास्ट डिजिट हमको देखना है।
लास्ट का क्या आ रहा है 5, तो 0 1 5 6 ऐसे नंबर है जिसका पावर जितना भी हो आपका जो लास्ट वाला है वो वही रहेगा, 5 ही रहेगा। उसके बाद है आपका 21, 21 में क्या आ रहा है लास्ट में 1 आ रहा है, तो 0 1 5 6 इसका जितना भी पावर रहेगा वो वही रहता है, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 6, तो 15 6 जा कितना होता है आपका 90, तो इसका जो लास्ट में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मतलब ये आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा 0 इसका सही है। फिर से एक बार वीडियो पीछे कीजिएगा, फिर से इसको देखिएगा जो मैंने समझाया। 0 1 5 6 अगर ये नंबर आए लास्ट में तो जो है वही रहेगा, जैसे कि यहाँ 5 था तो यहाँ 5 ही रहा, 1 था तो 1 ही रहा। उसके बाद 4 और 9 में मैंने क्या बताया, 4 अगर इवन है ऑड है तो 4 देगा, और अगर इवन है तो क्या देगा वो 6 देगा। 9 का मैंने क्या समझाया, अगर ऑड है तो 9 देगा और इवन है तो 1 देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका, इसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लेके आ जाते हैं ताकि हमको लिखने का जरूरत ना पड़े। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 3 पे पावर 61, 6 पे पावर 43 और 8 पे पावर 7 पे पावर 82 का इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने। आप फिर से देखिए 2 3 7 8, ठीक है, तो क्या होगा 2 3 7 8 में क्या होता है, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 61 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 60 पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 61/4 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 3 पे पावर 1 करोगे तो ये 3 ही रहेगा। क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। उसके बाद 6 पे पावर 43, मैंने क्या बताया था 0 1 5 6 जो पावर है कोई मतलब नहीं है, जो इसका डिजिट है वो वही रहेगा, तो ये 6 ही रहेगा। उसके बाद 2 3 7 8, तो ये 7 है, तो फिर 80 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 80 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपका 80 से तो पूरा चला जाएगा, ठीक है, तो 7 का, क्योंकि 82 को अगर 4 से डिवाइड कर तो 80 पूरा चला जाएगा, तो बचेगा क्या, शेषफल 2 बचेगा, तो 7 के पावर 2 बचेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं और समझाता हूं, मान लो ये चीज़ आप भूल गए कि 0 1 5 6 होगा तो वही रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कुछ भी याद नहीं है तो बस जितना भी आपको दिया हुआ है 61 43 82 सबको 4 से डिवाइड कर लेना, सबको 4 से डिवाइड कर लेना, और जो रिमाइंडर आएगा उसके ऊपर चिपका देना, वो भी सही होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे कि मैंने बोला कि जो 6 है, ठीक है 6 है, तो 0 1 5 6 जब आएगा तो डायरेक्टली आप 6 लिख सकते हो। बट मान लीजिए आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 43 को क्या करोगे, 4 वाला जो कंसेप्ट है 4 से डिवाइड करके शेषफल उसके ऊपर लिख देना, ये सब में काम करेगा। ठीक है, वो सब में काम करेगा। जैसे कि देखो 6 पे पावर 43 अगर 4 से इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 3, तो 6 पे पावर 3 करोगे तो 6 पे पावर 3 बचेगा, तो 6 का पावर 3 कितना होता है 216 होता है। इसका लास्ट में कितना बच रहा है 6 बच रहा है, और ऐसे भी हमने 6 निकाला। तो कंसेप्ट ये है कि 4 से डिवाइड करके आप कोई भी चीज कर सकते हो। अब देखो तो ये 3 हो गया, ये कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ 7 अरे 80 गया 7वें बार तो 9 बचेगा, 9 6 54 हो जाएगा, और 54 × 3 करोगे तो ये लास्ट में 4 3 जा क्या है 2 आ जाएगा, मतलब 12 आएगा ना। 4 3 जा कितना हो जाएगा, अरे ऐसे कर दिए हमने, यूनिट डिजिट से हमें मतलब है ना, तो 6 और 9 9 6 54 आता है, तो 54 से हमें मतलब नहीं, लास्ट का 4 से मतलब है, तो 4 मैंने लिख दिया। यहाँ 3 है, 3 मैंने यहाँ लिख दिया, तो 4 × 3 कितना होता है 12 होता है, पर मुझे 12 से मतलब नहीं, लास्ट का डिजिट से मतलब है, तो ये क्या 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एक चीज आपको समझाना है, ये वाला फॉर्मूला आपको बताना है, क्विक आप इसको नोट कर लेना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपका x + 1/x का वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्या मैंने बोला, x + 1/x का वैल्यू k दिया हुआ है, तो x² + 1/x² क्या होगा, k² - 2 होगा। ये देखो ये बहुत ही इजी है, मैं जल्दी से एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए जब भी आपका x + 1/x = k दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आपको x² + 1/x² = होगा k² - 2। ठीक है, और अगर, ठीक है, ये पहला पॉइंट, और अगर आप मान लीजिए x² - 1/x अगर इक्वल टू आपका k दिया हुआ है, ठीक है, तो x² + 1/x² इक्वल टू क्या होगा, k² + 2 होगा। ये प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, बट अभी उतना हमें
जाने का जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना x प्लस 1/x इक्वल टू के है तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 होगा, और x स्क्वायर माइनस अगर बीच में इक्वल टू यहाँ k है तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया हुआ है तो अगर जस्ट इसका सिंबल चेंज करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया हुआ है और मुझे x माइनस 1/x निकालना है तो के स्क्वायर माइनस 4 और रूट में। और एक चीज याद रखिएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू मुझे k दिया हुआ है तो x क्यूब 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k। ये वाला अभी देखने का जरूरत नहीं है, बस ये 3 फॉर्मूला आप यहाँ याद रखो। उसी प्रकार से x माइनस 1/x इक्वल टू k है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 होता है, और x प्लस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 होता है, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू के क्यूब प्लस 3k होता है। ये वाला देखने का आपको जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो ये प्लीज देख लेना, ये पहले भी हम करवा चुके, बड़ा ही इजी है, बट ये 3 यहाँ और ये 3 यहाँ पक्का याद रखना। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊपर का ये और नीचे वाला कि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है k तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। ये सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट है, वही इसमें भी ये इंपॉर्टेंट और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज आप लोग इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। चलो सब्सक्राइब करके जाना, जितने लोग देखे हो, बहुत मेहनत किया गया, एक क्वेश्चन आपके लिए निकाल के दिया गया था। अगर अब 3 वीडियो आपका हो गया है, इतना से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, बस इसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, एकदम बेसिक से हमने करवाए, कोई भी शॉर्टकट हमने यूज नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।